चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। पिछले क्लास में जो है टोटल लेखक को हम सब ले चुके थे, जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक था वो सब देख चुके थे, लेकिन कुछ किताब जो है अभी भी छूटा हुआ है, तो उस किताब का जो है पीडीएफ अभी भेज देंगे। अब जो है उसमें आप एक बार पीछे उल्टाइए, जो फर्स्ट क्लास हुआ था उसको एक बार उल्टाइए तो देखिए, तो उसको पीछे वाला क्लास जो फर्स्ट क्लास हुआ था उसमें देखिए चार्ट बनवाए होंगे। इतिहास को जो है 3 भाग में बांटा गया है, और 3 भाग में जो बांटा गया है तो खास करके प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हम उसको भी हम 3 भाग में बांटे। तो आपका जो पहले साहित्य था, साहित्य पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आगे की क्लास हम सब स्टार्ट करेंगे उसमें जो है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत से हम स्टार्ट करेंगे और वहां से देखेंगे सारी चीज। देखिए पुरातात्विक में सबसे पहले यही याद रखिएगा कि पुरातात्विक है क्या, पुरातात्विक है क्या। तो पुरातात्विक आपका नया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, समझे, यहाँ से पूरा आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाती है। क्या हुआ, कहाँ है कैमरा के एंगल में जी? देखिए लगा पूरा बोर्ड ले रहा है कैप्चर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं उसे। चलिए देखिए अब आगे पुरातात्विक स्रोत। तो मेन हम ये समझेंगे कि पुरातात्विक स्रोत है क्या। पुरातात्विक नाम से कुछ स्पष्ट होता होगा आपको कि खुदाई, पुराना, वो तत्व जो पुराना हो चुका है, जो अभी प्रेजेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब खुदाई होता है तो उसकी अवशेष, उसका साक्ष्य देखने को हमें मिलता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिलेख, आगे देखिएगा सिक्का इत्यादि चीजों को जो है हम रखते हैं पुरातात्विक स्रोत में। सबसे पहले तो अभिलेख। आज आप सब एक छोटा सा कॉमन देखते होइएगा कि मोदी जी को कुछ बोलना है। अब मोदी जी को कुछ कहना है तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जितने भी मीडिया सबको बुलाते हैं, और भाइयों बहनों रात 12 बजे से लॉकडाउन चालू। तो क्या करते हैं, उसके माध्यम से संदेश अपना भेजते हैं। ट्विटर जिसको भी एक्स कहते हैं, उसके माध्यम से क्या करते हैं, अपना संदेश को भेजते हैं। तो पहले के राजा जो था उस टाइम में तो इतना टेक्नोलॉजी थी नहीं कि डायरेक्ट एकदम टीवी पे आए, समाचार पत्र में छपा दिए, चल दिए। क्योंकि आप देखिएगा पेपर की शुरुआत जो हुआ है वो 14वीं शताब्दी में हुआ है। जब 14वीं शताब्दी में हुआ तो स्वाभाविक है उससे पहले पेपर का कोई अवशेष ही नहीं रहा है। तो जो खुदाई के अवशेष प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, पुरातात्व के अकॉर्डिंग अभिलेख को ले। अभिलेख के अंतर्गत आप देखिएगा कि पहले के राजा कोई भी यदि अपना संदेश देना होता था तो क्या करता था, 12 सा पत्थर लेके, पत्थर में छेनी हथौड़ा के माध्यम से जो चीज को उसको लिखना रहता था लिख के, कोई मान लीजिए एकदम चौक चौराहा है, चौक चौराहा पे लगा दिया जाता था। शायद कुछ लोग देखे होंगे कि आपके जो गांव होंगे, गांव में एक चौक होगा, और चौक पे जो है ना पोस्ट ऑफिस वाला एक डिब्बा लगा रहता था, समझे, बहुत लोग देखे होइएगा। लोग अभी जगह बहुत है, लेकिन अब धीरे धीरे हट रहा है रेड वाला। तो उसमें जो भी आपका पत्र है डाल दीजिए, डाकिया एक रोज आएगा, सब निकाल के लेके चला जाएगा। तो कोई भी आपको अपना समाचार या कुछ भी बताने का इच्छा होता था तो वो अभिलेख के माध्यम से लोग या जन के पास जो है अपना वक्तव्य पहुंचाने का काम करते थे। उसमें जो है सबसे पहले याद रखिएगा, सब लोग पढ़े थे। अरे तू नहीं पढ़ा रहेगा, कोई पढ़ेगा तो अगला को तो बताएगा ही, अगला को बताएगा। मान लीजिए हम आज मैसेज डाले कि नाइट क्लास होगी, अब नाइट क्लास होगा तो सब तो नहीं पढ़ पाए, बहुत जो है एक आदमी पढ़े दूसरा आदमी को बता दिए होइएगा का। उस प्रकार देखिएगा पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्का, भवन,
इत्यादि की खुदाई से जो पता चलता है इत्यादि, उसे ही पुरातात्विक के अंतर्गत रखते हैं, पुरातात्विक के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले अभिलेख, सबसे हम पहले लेंगे अभिलेख को। तो पॉइंट नंबर 1 में जो है अभिलेख, अभिलेख। अब देखिए सबसे पहले अभिलेख, तो अभिलेख, अभिलेख का अध्ययन को हम क्या कहेंगे, क्योंकि एक समय राजा महाराजा थे, वो पत्थर पे लिख दिए, लेकिन वो जिस भाषा को लिखा उस भाषा को तो पढ़ नहीं पाया, या जो पढ़ा तो वो अभी के प्रेजेंट भाषा को कोडिंग किया होगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सबको होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते होइएगा, उसका लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं किया। तमिलनाडु सरकार बोला 1 करोड़ मिलियन डॉलर मिलेगा, समझे, मतलब आज के समय अकॉर्डिंग अगर आप सिंधु सभ्यता घाटी का मतलब पढ़ लेते हैं तो 93 करोड़ रुपया आपको दिया जाएगा। नौकरी करके कितना कमाइएगा, 2-3 करोड़ कमाइएगा, फिर भी तो 90 करोड़ प्लस में रहेगा, क्योंकि उस लिपि को आज तक कोई पढ़ा ही नहीं। तो वो अभिलेख के अकॉर्डिंग आ जाता है। जब अभिलेख के अध्ययन की बात करें तो अभिलेख के अध्ययन को कहते हैं इपिग्राफी। क्या कहते हैं? इपिग्राफी। इपी, इपिग्राफी, या कहीं कहीं आपको एपिग्राफी भी मिल जाएगा। एपिग्राफी, एपिग्राफी, एपिग्राफी करते हैं। लेकिन कोई भी आप मुद्रा देखिएगा, कोई भी आप पैसा देखें, हर रुपया पैसा कोई भी भारत सरकार का राजपत्र जारी होता है तो उसमें तिथि अंकित रहती है। आपका संविधान बना, संविधान में भी तिथि अंकित है, कोई भी चीज होती है उसकी तिथि अंकित रहती है। तो तिथि जो लिखी होगी वो भी तो पहले के अकॉर्डिंग लिखा होगा। अब पहले के अकॉर्डिंग जो लिखा होगा तो उसका भी अध्ययन के कुछ ना कुछ कहेंगे। जिस प्रकार हम अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, उसी प्रकार आप देखिएगा तो अभिलेख या पुराने तारपत्र, क्योंकि पहले पेज था नहीं, पहले जो भी चीज लिखी जाती थी, पीपल के पत्ता, बरगद के पत्ता, उसके बाद देखिएगा आप तमिलनाडु साइड में चल जाइएगा तो ताम्रपत्र, ये सब ज्यादा चलता था। तार का पत्ता, रीजन क्या था कि पेज था नहीं, और उसी में जो है लिख लिख के आप साइड से छेदा कर दिया, वो धागा में बांध के बस रख दिया। अब भारतीय लोग तो पहले से बताएं कि लिखना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। रीजन, जो भी गुरु हुए पहले के, वो अगर एक दूसरे को संवाद पहुंचाना चाहते थे तो क्या करते थे? डायरेक्ट बोल दिया, हाँ ऐसे ऐसे बात है, ये हुआ वो हुआ, बस हो गया। अब वो कहता था जाओ तो अपने चेला को बताना, वो जाको अपने चेला को बताता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लिखने की कला स्टार्ट हुई, तो भारत तो हर चीज में सबसे आगे रहा। कोई बाद में कहा कि सूर्य केंद्रित है, लेकिन कोई पहला ही भारत का व्यक्ति कह दिया कि नहीं सूर्य केंद्रित। तो हर चीज पे कहीं ना कहीं वर्ष इंगित रहती है, और उस वर्ष इंगित रहती है तो वर्ष, अभिलेख या कोई भी पत्र में जो तिथि का अध्ययन किया जाता है, अभिलेख, अभिलेख या ताम्र, ताम्र पत्र, पत्र में अंकित, अंकित तिथि, तिथि के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो डायरेक्ट कुछ नहीं याद रखिएगा। गांव में पुलिया देखे हैं, पुलिया, तो डायरेक्ट करना है पुलिया ग्राफी, समझे? पुलिया ग्राफी, पुलिया ग्राफी। पुलिया ग्राफी, पुलिया ग्राफी, ये पुलिया ग्राफी के अंतर्गत ये अभिलेख नाम पत्र का अध्ययन किया जाता है। अब हम अभिलेख की बात करेंगे तो अभिलेख जो है, अभिलेख भारत में लिखने का शुरुआत माना जाता है, कोई किया है
तो वो क्या है? अशोक। मौर्य वंश के शासक अशोक के बारे में सुनिएगा। तो वो जो अशोक किए, अशोक भी किसी ना किसी से सीखा होगा। आज हम यदि आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी किसी ना किसी से पढ़े होंगे। आज कोई चीज आप याद रखे हैं या कोई चीज को याद कर रहे हैं तो आपको भी कोई ना कोई पढ़ा रहा है, उससे आप सीख रहे हैं। तो अभिलेख के बारे में अशोक जो है ईरान के शासक से सीखने का काम। चंद्रगुप्त मौर्य का किया था, अशोक का नहीं किया था, समझे? तो इस प्रकार आप देखिएगा। तो पहली बार हमें भारत में अभिलेख लिखने की जानकारी अगर प्राप्त होता है तो वो अशोक का मिलता है। लेकिन फिर भी सबसे प्राचीन अभिलेख की हम बात करें, सबसे प्राचीन अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो याद रखिएगा बोगाज खोई। उस अभिलेख का नाम है बोगाज खोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगाज खोई अभिलेख। ये बोगाज खोई अभिलेख, और ये जो मिला है एशिया माइनर, जगह का एशिया माइनर, बोले तो ईरान। ये जो मिला है, ये मिला है एशिया माइनर। एशिया माइनर से मिला। अब एशिया माइनर मतलब बोले तो ईरान से मिला है ये। अब ईरान से मिला, हम कैसे कह सकते हैं कि भारत से संबंधित है? कुछ ना कुछ इसमें साक्ष्य को मिलना चाहिए भारत का। तो इसके लिए इसमें चार देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये चार देवता का जो है चर्चा किया गया है इस बोगाज खोई अभिलेख में। चार देवता की चर्चा किया गया। अब देखिएगा सनातन धर्म की उत्पत्ति कहां से जी? भारत से, इंडिया से। तो इसी अकॉर्डिंग माना गया कि अब क्या है भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख। तो इसमें जो है चार देवता की चर्चा किया गया है। सबसे पहले इंद्र, उसके बाद याद रखिएगा वरुण, उसके बाद याद रखिएगा मित्र, उसके बाद याद रखिएगा नासत्य। ये चार देवता की हमें जानकारी मिलती है किसमें? बोगाज खोई अभिलेख। अब अभिलेख तो लिखा जा रहा था, लेकिन अभिलेख की भाषा क्या रहा होगा? अभिलेख की कुछ न कुछ तो भाषा रही होगी। उस अकॉर्डिंग जो है इसकी भाषा जो है प्राकृत थी, समझे? अधिकतर जो भी अभिलेख लिखा गया, उस अभिलेख की जो भाषा रखा गया, उसकी भाषा क्या रखा गया जी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के अकॉर्डिंग उसको रखा गया था। आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अभिलेख। जब हम भारत में आएंगे तो इस अभिलेख को तीन भाग में बांट देंगे। इस अभिलेख को तीन भाग में बांट देंगे, और तीन भाग में जो बांटेंगे तो सबसे पहला हमारा होगा शिलालेख, दूसरा भाग होगा स्तंभ लेख, और तीसरा भाग होगा गुहा लेख, बोले तो गुफा लेख। अगर शिलालेख की बात करें तो शिलालेख को भी हम दो भाग में बांट चुके हैं, उसको दो भाग में बांटेंगे। एक बृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख। एक बृहद शिलालेख, एक लघु शिलालेख। तो इस प्रकार आप देखिएगा
अभिलेख, इस अभिलेख को जो है, अभिलेख को हम 3 भाग में बांटेंगे, 3 भाग में। और 3 भाग देखिएगा, तो सबसे पहले हम कहेंगे शिलालेख, शिलालेख, शिलालेख। आगे देखिएगा स्तंभ, स्तंभ लेख। अगला क्या हो जाएगा? स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। जब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो याद रखिएगा गुहा लेख या गुफा लेख, गुहा लेख या गुफा लेख। गुहा लेख बोले तो गुफा, गुफा लेख, गुहा लेख या गुफा लेख। इस 3 भाग में जो अभिलेख को बांट दिया गया है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो शिलालेख को भी क्या किया गया है? 2 भाग में बांट दिया गया है। इस शिलालेख को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला आप देखिएगा, तो पहला याद रखिएगा बृहद शिलालेख, शिलालेख। आगे जब देखिएगा लघु, लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। इस प्रकार जो है बांट दिया गया। अब जो है पहले हम शिलालेख को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यही इधर लिखते हैं, इधर दिखेगा ना, सबसे पहले हम यही देखेंगे। ये जो शिलालेख है या अभिलेख है, भारत में इसकी शुरुआत कौन किया? अशोक किया। कौन किया? अशोक किया। क्या बोले? शिलालेख बोले या अभिलेख बोले, सब। इसकी शुरुआत करने का काम किया था कौन? अशोक किया, अशोक। तो भारत में इसको लिखा दे पहले, तब लिख पाएंगे आगे। कि मेन क्या है कि अब यहाँ से जो है ना, इन तीनों टॉपिक को एक बार अगर खींच लेंगे तो ज्यादा समझ जाइएगा। इसको एक बार लिखवा दे क्या? तो पहले इसको लिख लीजिए, वीडियो को रोकिए। चलिए आगे देखते हैं। ए हल्ला बंद करिए, इधर देखिए। सबसे पहले जो है हम बृहद शिलालेख, सबसे पहले बृहद शिलालेख को लेंगे, बृहद शिलालेख को लेंगे। और यदि हम बात करें बृहद शिलालेख, तो बृहद शिलालेख 8 जगह से प्राप्त हुई है। बृहद शिलालेख 8 जगह से प्राप्त हुई है, 8 जगह से प्राप्त हुई। लेकिन एक चीज जानिए कि 8 जगह से तो प्राप्त हुई, इसमें जो है 2 पाकिस्तान का है, जो 2 पाकिस्तान में मिला। लेकिन आप पहले यही जानिए कि ये शिलालेख या गुहा लेख हो या स्तंभ लेख हो, कितने भाषा में लिखा गया था? तो उसका कुल 4 भाषा रखा गया, समझे? 4 भाषा। 4 भाषा में अगर हम देखें तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर पॉइंट 1 की बात करें तो याद रखिएगा ग्रीक, ग्रीक भाषा। दूसरा याद रखिएगा अरमाइक, अरमाइक भाषा। उसके बाद याद रखिएगा खरोष्टी। उसके बाद याद रखिएगा ब्राह्मणी, 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 ब्राह्मणी। सबसे पहले पॉइंट आप याद रखिएगा ग्रीक, उसके बाद खरोष्टी, उसके बाद ब्राह्मणी। ये 4 भाषा में लिखा गया था, जिसमें जो है बृहद शिलालेख 2 शिलालेख,
एक याद रखिएगा मानसहरा और एक याद रखिएगा शाहबाजगढ़। मानसहरा और शाहबाजगढ़। सबसे पहला याद रखिएगा सहरा, मानसहरा। उसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी। ये दो अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है पाकिस्तान से, प्रेजेंट पाकिस्तान से। ये दोनों का दोनों पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है और ये दोनों जो लिखा गया है खरोष्ठी में लिखा गया, खरोष्ठी भाषा में। खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है। तो इसका भाषा क्या रहा था जी? खरोष्ठी। क्या रहा था? खरोष्ठी। आगे देखिएगा तो एक सार ए कुन्हा, कहीं कहीं साह ए कुन्हा भी देता है, लेकिन याद रखिएगा सार ए कुन्हा। सार ए कुन्हा। ये प्राप्त जो हुआ है यह प्रेजेंट के अफगानिस्तान में, यह प्रेजेंट के अफगानिस्तान में। ये प्रेजेंट के कहाँ है जी? अफगानिस्तान में। लेकिन जानते हैं इसमें दो भाषा का उपयोग किया गया है, एक भाषा का उपयोग नहीं हुआ। इसमें को हम जब देखते हैं तो इसमें दो भाषा का उपयोग किया गया है, जिसमें एक आपको ग्रीक और एक अरमाइक है। क्या है? एक ग्रीक और दूसरा अरमाइक। और जब दो भाषा से मिलकर बना, इस कारण जो है सारे कुन्हा को हम कहते हैं द्विभाषी शिलालेख। द्विभाषी शिलालेख, द्विभाषी शिलालेख। अगर बात किया जाए कि ये किसी भी शिलालेख में न अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य, अपने पिता बिंदुसार या अपना नाम कहीं नहीं अंकित करवाया। समझे? कोई भी अभिलेख में अपना नाम अंकित नहीं करवाया। तो यही पॉइंट यहां से याद रखना है। जब आप आगे बढ़िएगा तो आगे स्टार्ट हो जाता है पॉइंट नंबर 2, लघु। शिलालेख, लघु शिलालेख। और लघु शिलालेख की बात करें तो यह कुल चलिए आइए। तो लघु शिलालेख, ये लघु शिलालेख की बात करें तो यह कुल 20 जगह से प्राप्त हुआ। 20 जगह से प्राप्त हुआ। 4 शिलालेख की बात करें तो उसमें जो है अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक देखने को मिलता है। समझे? अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। क्या बोले? 4 शिलालेख में जो है अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक देखने को मिलता है। अगर बात करें तो पहला याद रखिएगा मास्की। उसके बाद याद रखिएगा गुर्जरा। उसके बाद आप याद रखिएगा नेटूर। उसके बाद चौथा याद रखिएगा उदय गोलान। सब में लास्ट में शिलालेख जोड़ते जाइए। ये 4 ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से कहा गया कि अशोक। समझे? अशोक शब्द का जो है उपयोग इसमें किया गया है। अगर बात करें मास्की की तो ये मास्की कहाँ है जी? तो मास्की याद रखिएगा यह कर्नाटक में है। कहाँ है जी? कर्नाटक में। अगर हम बात करें गुर्जरा की तो गुर्जरा जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। बोले तो एमपी। अगर हम
नेटूर और उदयगोलान को देखें तो ये जो है तमिलनाडु में। हाँ नेटूर तो है जी, नेटूर। अब स्पष्ट हुआ, तमिलनाडु। उसके बाद याद रखिएगा उदयगोलान भी जो है ये भी तमिलनाडु से ही प्राप्त हुई है। तो चारों अभिलेख, अगर हम इस चारों अभिलेख की बात करें तो चारों में जो है अशोक का नाम स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अशोक, अशोक ये स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलते हैं। तो चार याद रखना है आपको, मास्की, गुर्जरा, नटूर, उदयगोलान। बोलिए तो एक बार, मास्की, गुर्जरा, नटूर, उदयगोलान। मास्की, गुर्जरा, नटूर, उदयगोलान। अगर हम बात करें मास्की, तो मास्की कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक। अगर हम बात करें गुर्जरा की, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अगर आगे हम बात करें नैटूर की, तो ये कहाँ पे है? कहाँ पे? तमिलनाडु। कहाँ पे? अगर उदयगोलान की बात करें तो, और इसमें सभी में क्या है जी? अशोक की चर्चा स्पष्ट। क्लियर यहाँ तक? आगे जब आप आइएगा तो आगे एक अभिलेख है भ्रावु। भ्रावु अभिलेख, भ्रावु अभिलेख। इस अभिलेख में जो है अशोक अपने आप को सम्राट बताया है। बोला मैं अशोक सम्राट, समझे? ये भ्रावु अभिलेख भी जो है अशोक को किस नाम से इंगित किया गया? सम्राट। किस नाम से? सम्राट। किस नाम से? सम्राट के नाम से इंगित किया गया। तो याद रखिएगा भ्रावु अभिलेख में क्या, कौन सा शब्द उपयोग किया गया अशोक के लिए? सम्राट। क्या हुआ? क्या? हाँ गलत है यार। सही। हाँ सर भाव में ना होगा वो जो रॉल दिए भाव में भाबरू है। भाबरू हो गया वो। भाबू है। भाबू बोल रहे हैं ना सर। इसमें आ जाएगा। हाँ ना जी, सर तो तो क्या भाबरू हो पढ़ेंगे गया। बेटा? इसमें आ जाएगा। जी भाबरी हो गया। आप सही है। आप सही है भ्रावु? आप सही है। चलिए आप सही है तो ठीक है। ये भ्रावु अभिलेख में जो है सम्राट की चर्चा है। किसकी? सम्राट की। अगर हम बात करें ये भ्रावु अभिलेख में, इसी में जो है त्रिरत्न, जो कि जैन धर्म का एकदम सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बौद्ध धर्म संघ, समझे? तो त्रिरत्न रीजन क्या है कि अशोक जो थे, अशोक किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। हालांकि शुरुआती में वो ब्राह्मण धर्म को मान रहा था, लेकिन कलिंग युद्ध जो हुआ उसमें उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और हृदय परिवर्तन के बाद जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो एकदम शांति में विश्वास रखता था। तो ये त्रिरत्न की भी जो चर्चा किया गया है, त्रिरत्न की भी चर्चा ये भ्रावु अभिलेख में। और अशोक इस अभिलेख के माध्यम से सभी लोगों को प्रेरित किया है कि आप भी जो है त्रिरत्न को मानिए, त्रिरत्न को मानिए। मेनली यहाँ पे शिलालेख आपका कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ अन्य शिलालेख भी आपको देखना है। अब देखिए कुछ हम अन्य शिलालेख देखने की काम करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। ये हाथी गुफा अभिलेख जो था यह खारवेल का अभिलेख है। किसका? खारवेल। वही खारवेल जो कलिंग का शासक रहा, कलिंग शासक खारवेल। खारवेल का जो है यह अभिलेख रहा, और इस अभिलेख के माध्यम से हमें जो है 3 वंश, चेर, चोल, पांड्य, चेर, चोल, ठीक है? क्या बता रहे हैं?
नींद आ रहा है। चेर चोल पान, तो ये हाथी को अभिलेख से देखिएगा तो 3 वंश, चेर चोल, आगे याद रखिएगा पांड्य, ये 3 वंश की जो चर्चा मिलती है हमें किससे? हाथी को अभिलेख से। जब हम आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़िएगा एक याद रखिएगा अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख, इस अभिलेख का रचना जो किया था धनदेव, इस अयोध्या अभिलेख का जो रचना किया था वो क्या था? धनदेव। और देखिए इससे पहले भी जितना भी अभिलेख देखे वो राजा ही बनाया है, इसके बाद भी आप जितना अभिलेख देखिएगा वो राजा ही बनवाया है, लेकिन मात्र एक अयोध्या अभिलेख है जो गैर राजा इसका निर्माण किया। समझे? इसका निर्माण एक गैर राजा किया है। बात करें इस अयोध्या अभिलेख में चर्चा किस चीज की है, तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग की चर्चा है। और पुष्पमित्र शुंग जो है वो दो अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, दो अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। उसी का चर्चा किसमें है? अयोध्या अभिलेख में। किसमें? आगे जब आप आगे बढ़िएगा तो याद रखिएगा एक एरन अभिलेख। इस एरन अभिलेख में जो है ये गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त का अभिलेख। किसका? गुप्त वंश का शासक भानुगुप्त। दिख रहा है ना से? भानुगुप्त, ये जो एरन अभिलेख है भानुगुप्त का अभिलेख है। और इससे जो हमें जानकारी मिलती है सती प्रथा, भानुगुप्त का जो अभिलेख है इसे सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा बताए भी होंगे एक बार। बताए। सती प्रथा जो है एक जटिल और स्त्री पर किया जाने वाला सबसे क्रूर प्रथा। समझे? अगर पुरुष का वाइफ मर गया तो पुरुष दूसरा ब्याह कर लेगा, ऐसा लिखा गया है। लेकिन स्त्री की हस्बैंड मर गया तो स्त्री को जिंदे जला दिया जाता था। और कहीं ना कहीं देखिए अभी जो कलयुग चल रही है अभी के अकॉर्डिंग ठीक है क्या? अभी जो ड्रामे पैक हो रहा है, दूल्हा से जो चला रहा है, उसका ही बदला निकल रहा है, लिपस्टिक से जो मर रहा है वो सब ना मरता है। उसी का सब बदला है दीपक के मालिक पर। बदला चुका है तो उससे ना जो किया है उससे बदला क्या पूर्व से चुका रहा है। मान लीजिए किया कोई हो रहा है अभी के लोग बुद्धि नहीं कोई ना किया क्या थोड़ी ना कहा था कि हमारे साथ तू हो जो करता है, लेकिन समाज में व्यवस्था ठीक था ना कि अगर बाय द वे मान लीजिए कोई लड़की अपने पति को मार देता जान के तो उसको भी मारना पड़ता। ये कारण क्या होता कि पति को एकदम अच्छा से सेवा करता, कैसे भी बच जाता कि हमारा जान बच जाए। समझे? इस माया से नहीं करता कि हमारा पति है, इस माया से करती कि हमारा जान बच जाए। देखिए सती प्रथा के बारे में एक बार बताते हैं आप सबको। सती प्रथा जो है मान लीजिए कि किसी सही से बैठिए, क्या हुआ? उठिए, सही से बैठिए। सती प्रथा जो था, मान लीजिए किसी औरत का पति मर गया, देहांत हो गया उसका, अब उसका शादी ब्याह हो गया, 2 बच्चों है, समझे? अब उसके वाइफ को भी जो है उसके साथ जलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करता था? अभी भी देखते हैं समाज में कि अगर किसी औरत का पति वगैरह मरता है तो औरत को अच्छा से पहले नया साड़ी उड़ी पहनाया जाएगा, पहना के एकदम रंग के पूरा सिंदूर उंदूर करके, उसके बाद जो है चूड़ी उड़ी पहना के चूड़ी तोड़वाया जाता है। मतलब ये इंडिकेट करता है इसके बाद ये कभी इतना श्रृंगार नहीं करेगी। और ये अपने श्रृंगार को क्या कर रहा है? धो रही है। यहाँ पे देखिएगा तो उसकी मांग को धो दिया जाता है, उसके हाथ के चूड़ी को तोड़ दिया जाता है, उसका बाल खोल दिया जाता है,
ये इंडिकेट करता है कि अब इतना सजावट में नहीं रहा है। कहा जाता है मोर पिया अनहर ककरा लेकर सिंगार, समझे, मतलब मेरा पिया ही, मतलब मेरा स्वामी ही अनहर है, अंधा है, हम किसको दिखाने के लिए श्रृंगार करेंगे। तो मेन मान लीजिए किसी औरत का पति मर गया तो उसको भी मारना पड़ता था, तो क्या किया जाता था जानते हैं? औरत को अगर वैसे आपको जलाया जाएगा तब जलिएगा, नहीं जलिएगा, फनीसा उड़ी जल जाता था, एकदम बाबू बाबू चिल्लाते रहते हैं, हाई क्रीम लगाए, वही क्रीम लगाए। उसको जो है एकदम पूरा ताजा वाला भांग लाया जाता था, घोल के एकदम दूध में पिला दिया जाता था 2-4 गिलास। और जब उसके बाद एक आध 2 घंटा के बाद भांग का जो नशा चढ़ता था उस पर, तो एकदम मस्ती चालू होता था। अब बस वो ढोल पिटता था और वो ढोल के धुन पर एकदम डांस करने लगते थे। अब औरत को जो है एकदम पूरा तैयार व्यार कर दिया, पति का चिता पीछे, आगे आगे औरत, और पीछे से ढोल बजा रहा है, पिपी बजा रहा है, औरत उस पर डांस कर रही है। और जहाँ जलाने के लिए ले जाता था वहाँ ले जाता था। आप नहीं करिएगा ना। अब वहाँ जो ले जाता था, वहाँ ले जाने के बाद 10-12 को एकदम लठेत होता था, आदर से इसमें एकदम पूरा तगड़ा, समझे, पूरा कह देता था कि देख उठना न चाहिए। आ घी जो है एकदम बाल्टीन से एकदम मंगाया जाता था, 1-2 बाल्टी। घी का नाम न लीजिए, सही है, तो आप खाते हो अब औरत को जो है चिता पर, मतलब पहले उसके पति को लेटा दिया जाता था, जैसे पालथी मार के बैठे है ना, तो इसे उसके पति का जो है सिर उसके गोद में रख दिया जाता था, आंखों में एकदम घोल उड़ जाता था, वही पर एकदम पूरा। वही टाइम में जौहर नहीं मिलता, पता है वही टाइम में जौहर नहीं, जौहर नहीं, पति के चिता में ही जलना पड़ता है, यही। सर जौहर खिला के मार देते थे। उसको डंडा से नहीं। अब देखिए वो जो है चिता पे बैठाया, आग लगाया, अब कितनों नशा में तो भागने का कोशिश करेगा, जब ये चिल्लाती थी भागने की कोशिश करती थी, तुरंत लठे सब चाप देता था। और जब ये रोती थी तो कहता था जोर से ढोल बजाओ, बस 2 मिनट और एकदम पूरा पावर, जो ढोल बजाने वाला वो सब एकदम पूरा फूक फाक एकदम गला फाड़ लेता था। और जो वो तड़पती थी, वो तड़पना कोई न देखे, इसके लिए क्या किया जाता था, उस पर घी डाल दिया जाता था ताकि धुआं हो, धुआं में कोई देखने नहीं करेगा। और जब देखता था कि हल्ला शांत हो गया, लठे सबको पता चलता था कि अब लाठी न डोल रहा है, बस छोड़ दिया जाता था। पति का भी मृत्यु हो गया और पत्नी की भी मृत्यु हो गया, यही था सती प्रथा। अच्छा था, मिला था, आप नहीं हिंदू धर्म के लिए लेकिन अच्छा था सर, हिंदू धर्म के लिए अच्छा था। अब देखिए एक सुनिए, अकॉर्डिंग अगर देखा जाए गलत था वो, लेकिन हिंदू धर्म में जानते उसको क्यों रखा गया था? रीजन क्या था कि विधवा औरत से शादी कोई नहीं करना चाहता। अभी के टाइम में मान लीजिए आप ही सब में बहुत सारा लड़का है, किसी को भी कह दे कि विधवा औरत से शादी करना है, दिल से बोले कोई नहीं तैयार होइएगा, कोई नहीं तैयार होइएगा। अभी तो सास से कर लेता है, तो विधवा का तो समझे, आप वो छोड़िए ना प्लेट के नाम पे, आप वो जो है विधवा औरत से कोई नहीं करेगी, भली शादी से पहले, शादी से मतलब मान लीजिए कोई कुमारी लड़की शादी से पहले उसका क्या कैरेक्टर रहा नहीं देखा है, कोई फर्क नहीं, एकदम है ठीक ठाक है। लेकिन शादी कोई विधवा है तो उससे नहीं करेगा, भले कितना भी लोयल होकर रहे। मेन इसी रीजन से जो है उसको सती बना दिया कोई भी लड़का बहुत समझदार होता है, ताकि लड़की सब देखते हैं सर, मर जाता है फिर भी, ताकि काहे कि अगर ये रह गया ना तो इससे कोई शादी नहीं करेगा। भाई एक एज है, उस इंसान को जो मर गया उसका पीड़ा आज न कल भूलना है, कितना भी जवान हो, कोई भी मतलब पत्नी हो, कुछ न कुछ दिन के बाद भूल जाएगा। अब भूल जाएगा, अब ओकरा जो है टोला मोहल्ला में कोई देखना नहीं पसंद करता था, वो कहीं निकल जाता था तो सुबह सुबह दिन उसका दर्शन हो गया तो कह देता था कि सबसे बाप रे किसका दर्शन हो गया, इसका दिन खराब, समझे। नैरा जो ओकर नैरा वाला जो मायके होता था, मायके वाला भी कहता था तुमको हम नहीं रखेंगे, तुम सती नहीं हुई हो, हमारा समाज हमको क्या कहेगा, अब ऐसा समझे। नहीं है। और अगर वो मान लीजिए अपने घर में रह गई, जिस मतलब पति के घर में, तो उसका भैंसुर है वो, उसका ससुर है वो, उसका देवर है वो, समझिए, तो उसको एकदम जब भी आता चलो बेबी, समझे, आने भी जाता तो ये उठा के लेके चल जाता। कौन उसके सपोर्ट में खड़ा रहता? कोई नहीं सपोर्ट में नहीं। इस कारण जो औरत सोचती थी कि कहीं ना कहीं सती होना भी ठीक है, समझे। बहुत लड़की जो है जान के भी सती हो जाती थी, और जो नहीं हुआ तो समझिए भोगते रहे, लास्ट में जो है जहर वहर खा के मर ही जाते। उस समय चलिए, कंडीशन से हो ही जाती है अच्छी। तो ये
सती प्रथा की चर्चा किसमें है जी? एरन अभिलेख। शांति। एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में। और ये एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त। बोले तो गुप्त वंश के शासक था भानुगुप्त। आगे देखिए, एक अभिलेख आपको यहाँ दिखा है ना जी, देखिए जूनागढ़। ये जूनागढ़ अभिलेख जो था यह रुद्रदामन का था। रुद्रदामन ये जो जूनागढ़ अभिलेख था यह रुद्रदामन का था। आदर्श ठीक 12 मच्छर डॉक्टर दीपक जी। पीछे टेबल पे मैक्सो रखल है, जला लीजिए, समझे? तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है जी? रुद्रदामन। और ये जूनागढ़ अभिलेख जो है भारत का प्रथम संस्कृत में लिखा गया अभिलेख था। प्रथम संस्कृत में लिखा गया अभिलेख। तो ये जूनागढ़ अभिलेख में क्या याद रखिएगा? यह प्रथम संस्कृत में लिखा गया अभिलेख था। संस्कृत में लिखा गया था। अब देखिए, इस जूनागढ़ से हमें जानकारी क्या चीज की मिलती है? तो गुजरात के सौराष्ट्र गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में एक सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील, इस सुदर्शन झील का क्या किया गया? निर्माण करवाया। और उसी के निर्माण की चर्चा किया गया किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में इसकी चर्चा किया गया। इस में जो है स्कंदगुप्त वगैरह का भी चर्चा आपको कुछ देखने को मिलेगा। आगे आप देखिएगा तो कुछ जानकारी आपको अशोक के बारे में भी मिलेगा और रुद्रदामन के भी बारे में मिलेगा। कहा जाता है कि ये तीनों इसका क्या मरम्मत करवाए जूनागढ़ जो सुदर्शन झील था उसका। लेकिन इस सुदर्शन झील का निर्माण करने का कार्य क्या था? वह चंद्रगुप्त मौर्य किया था। अब इस जगह ने बच रहा है, लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो को रोक दीजिए।